वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम ग्रेडेड साइंस के सेकंड चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, यानी वही कीप द क्यूरियोसिटी अलाइव वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, वेरियस पार्ट्स ऑफ अ सेल आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको सेल के कुछ पार्ट्स दिए हैं। राइट देम इन द अप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब यहाँ पर जो डायग्राम बना है इसमें सेल का जो पार्ट जिस प्लेस पे आना चाहिए वहाँ पर आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर आपको सेल के वो पार्ट्स लिखने हैं जो सिर्फ एनिमल सेल के अंदर होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप वो पार्ट्स लिखो जो सिर्फ बैक्टीरिया सेल के अंदर होते हैं। यहाँ पर आपको वो पार्ट्स लिखने हैं जो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर मिलते हैं। और ये जो स्पेस देख रहे हो जहाँ पर तीनों सर्किल आपस में मिल रहा है, जो कॉमन रीजन है, वहाँ पर आपको वो पार्ट्स लिखने हैं जो तीनों तरीके के सेल यानी एनिमल, प्लांट और बैक्टीरियल सेल इसमें पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस की बात कर लें तो देखो, न्यूक्लियस एनिमल सेल में भी पाया जाता है, प्लांट सेल में भी पाया जाता है। तो इसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि देखो क्या लिखा है, ओनली इन एनिमल सेल, यानी सिर्फ एनिमल सेल में वो पाया जाता है। तो न्यूक्लियस सिर्फ एनिमल नहीं पाया जाता ना, एनिमल प्लांट दोनों में पाया जाता है। फिर साइटोप्लाज्म की बात कर लें तो ये एनिमल, बैक्टीरियल, प्लांट तीनों तरीके के सेल में पाया जाता है, यानी ये कॉमन है। तो लिख देते हैं यहाँ पर साइटोप्लाज्म। फिर क्लोरोप्लास्ट की बात कर लेते हैं तो ये प्लांट सेल में पाया जाता है। इसी के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो क्लोरोप्लास्ट हम लिख देंगे ओनली इन प्लांट सेल वाले सर्किल में। अब सेल वॉल की बात कर लें तो ये प्लांट और बैक्टीरियल दोनों तरीके के सेल में प्रेजेंट होता है। तो एनिमल में तो होता नहीं, ओनली बैक्टीरियल सेल, यहाँ भी नहीं लिख सकते, सिर्फ बैक्टीरिया में थोड़ी ना होता है, प्लांट में भी होता है। ओनली प्लांट में भी हम नहीं लिख सकते, तीनों में नहीं है तो कॉमन वाले में भी नहीं लिख सकते, मतलब इसको हम कहीं नहीं लिखेंगे। फिर सेल मेम्ब्रेन की बात कर लें तो मेम्ब्रेन तो तीनों में प्रेजेंट होता है, चाहे एनिमल की बात कर लें, प्लांट या बैक्टीरियल सेल। तो यहाँ पर हम सेल मेम्ब्रेन लिख देंगे। फिर न्यूक्लियोइड की बात कर लें तो ये सिर्फ बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है। अब ये सब क्या होते हैं, क्या फंक्शन है, वो सारा हमने चैप्टर में देखा है। तो आपको चैप्टर बिल्कुल डिटेल में अच्छे से समझना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने साइंस की प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, वहाँ से देख सकते हो। नहीं तो अभी चैप्टर जहाँ एंड होगा वहाँ पर भी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, आनंदी took 2 test tubes and marked them A and B. She put 2 spoonfuls of sugar solution in each of the test tube. In test tube B, she added a spoonful of yeast. Then she attached 2 incompletely inflated balloons to the mouth of each test tube. She kept the setup in a warm place away from sunlight. तो कहानी कुछ इस तरह से है कि आनंदी ने 2 टेस्ट ट्यूब लिया, एक में A मार्क कर दिया, दूसरे को B मार्क कर दिया। दोनों में ही 2 चम्मच शुगर सोल्यूशन का ले लिया, B वाले में 1 चम्मच यीस्ट भी डाल दिया। अब दोनों ही टेस्ट ट्यूब से एक पिचका हुआ बलून अटैच कर दिया। तो जैसे ये एक बलून अटैच हो गया और इधर भी इसी तरह से बलून अटैच हो गया। फिर इस सेटअप को उसने वार्म प्लेस पे रख दिया, यानी ऐसी जगह जहाँ हल्का सा गर्मी हो और सनलाइट से दूर हो, यानी वहाँ पर सनलाइट ना आती हो, तो ऐसी जगह रख दिया। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू प्रेडिक्ट विल हैपन आफ्टर 3 to 4 डेज। 3 से 4 दिन बाद क्या होगा, प्रेडिक्ट करो। तो 3 से 4 दिन के बाद आपको ये ऑब्जर्व होगा, जैसा कि उसको भी ऑब्जर्व हुआ, कि जो बैलून अटैच था टेस्ट ट्यूब बी से वो इन्फ्लेट कर गया, यानी वो फूल गया। व्हाट कैन बी अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। तो वो जो बी वाला बैलून फूल गया उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन क्या है ये आपको बताना है। तो देखो, ये जैसे आपको फिगर भी दी है कि 3 से 4 दिन बाद ए वाले टेस्ट ट्यूब से जो बैलून अटैच्ड है वो अभी भी पिचका हुआ है, लेकिन बी वाला फूल गया है। तो आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, कौन सा एक्सप्लेनेशन सही है आपको बताना है। अब ए वाले में कह रहा है वाटर इवेपरेटेड इन द टेस्ट ट्यूब बी एंड फिल्ड द बैलून विद वाटर वेपर। तो भैया हुआ ये कि टेस्ट ट्यूब बी के अंदर जो वाटर था, भाई शुगर सोल्यूशन लिए थे, तो सोल्यूशन कैसे बनेगा, शुगर और वाटर को मिला के। तो वो जो वाटर था ना वो इवेपरेट हो गया और वाटर वेपर उस बलून के अंदर भर गया तो फूल गया। लेकिन शुगर सोल्यूशन तो हमने ए में भी लिया था, इस लॉजिक के हिसाब से तो ए वाला बैलून भी फूल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मतलब ये जो एक्सप्लेनेशन है वो तो रॉन्ग है। बी है द वार्म एटमॉस्फेयर एक्सपैंडेड द एयर इनसाइड द टेस्ट ट्यूब व्हिच इन्फ्लेटेड द बैलून। अब हमने वार्म प्लेस पे रखा था ना, गर्म जगह पे रखा था, तो वार्म एटमॉस्फेयर ने क्या किया, टेस्ट ट्यूब बी के अंदर जो एयर थी उसको एक्सपैंड कर दिया, फैला दिया, जिसकी वजह से बैलून फूल गया। लेकिन हमने तो ए और बी दोनों टेस्ट ट्यूब को एक ही जगह रखा था, इस हिसाब से तो ए वाला भी फूल जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, मतलब ये एक्सप्लेनेशन भी गलत है। सी वाला, यीस्ट प्रोड्यूस अ गैस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब बी विच इन्फ्लेट्स द बैलून। देखो, ए और बी वाले टेस्ट ट्यूब में सिर्फ डिफरेंस यीस्ट का है, ये मैंने आपको दिखाना। देखो, इसमें बी वाले में यीस्ट है, बाकी सारी चीज़ें वही है। तो मतलब जो कुछ भी हुआ होगा, जो रीज़न हमको मिलेगा वो इसी यीस्ट से मिलेगा। तो यही बात है कि जो यीस्ट हमने डाला था टेस्ट ट्यूब बी के अंदर, उसने एक गैस रिलीज की, उस गैस की वजह से जो बैलून टेस्ट ट्यूब बी से हमने अटैच किया था वो फूल गया। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। डी भी देख लेते हैं, शुगर रिएक्टेड विद वार्म एयर विच प्रोड्यूस्ड गैस इवेंचुअली इन्फ्लेटिंग द बैलून।
भाई शुगर तो दोनों में ही प्रेजेंट थी ना, ए और बी में, तो बी वाला ही क्यों फूला? यहाँ भी वही लॉजिक है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। मतलब अगर आपको रीज़न ना भी पता होता ना तो सिचुएशन के हिसाब से आंसर दे सकते थे कि भाई सारी चीज़ें तो ए और बी में सेम थी, बस डिफरेंस किस चीज़ का था? यीस्ट का था, तो मतलब यीस्ट वाला ही एक्सप्लेनेशन सही होगा। हालांकि ऑप्शन में कुछ और भी दिया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब इसमें सेकंड वाला पार्ट है, उसने क्या किया, एक और टेस्ट ट्यूब लिया, इस बार 1/4 उसने लाइम वाटर से फिल कर दिया। मतलब ये टेस्ट ट्यूब लिया, इसका 1/4 मतलब यहाँ तक, इस लेवल तक उसने लाइम वाटर फिल कर दिया। शी रिमूव द बैलून फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब बी इन सच अ मैनर दैट द गैस इनसाइड द बैलून डिड नॉट एस्केप। अब बी वाले टेस्ट ट्यूब में जो बैलून अटैच था, जो फूल गया था, उस बैलून को रिमूव कर लिया इस तरह से कि बैलून के अंदर जो गैस है वो निकलने ना पाए, मतलब उसका माउथ दबा के तब निकाला गया। शी अटैच द बैलून टू द टेस्ट ट्यूब विद लाइम वाटर एंड शुक इट वेल। फिर उसने क्या किया, उस बैलून को जिस टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लिया था उससे अटैच कर दिया और अच्छे से हिला दिया ताकि मिक्सिंग हो सके उस गैस की जो बैलून के अंदर प्रेजेंट है और लाइम वाटर की। वॉट डू यू थिंक शी वॉन्ट्स टू फाइंड आउट? आपको क्या लगता है वो क्या फाइंड आउट करना चाह रही है? तो पहले आप देखो कि यहाँ पर हुआ क्या। ये टेस्ट ट्यूब बी है, इस पर ऐसे बैलून अटैच किया गया था, तो टेस्ट ट्यूब बी के अंदर जो यीस्ट प्रेजेंट था उसकी वजह से गैस रिलीज हुई जो इस बैलून के अंदर फिल हो गई। अब एक दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया गया जहाँ पर 1/4 लेवल तक लाइम वाटर ले लिया गया। फिर इस बैलून को लाइम वाटर वाले टेस्ट ट्यूब से अटैच कर दिया गया। अच्छे से शेक कर देंगे तो होगा क्या, ये जो गैस है और लाइम वाटर ये आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो थोड़ी देर बाद ये ऑब्जर्व होगा कि जो लाइम वाटर है जो कि कलरलेस होता है वो मिल्की हो गया, यानी मिल्क जैसा वाइट वाइट हो गया। तो आपको सिंपल इस क्वेश्चन में ये बताना है कि वो क्या फाइंड आउट करना चाह रही है। देखो इस चीज़ के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। मतलब जैसे लाइम वाटर आपने लिया और स्ट्रॉ की मदद से एयर ब्लो करोगे तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट होता है, मतलब जब आप ब्रीद आउट करते हो जो सांस बाहर निकलती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है, मतलब नॉर्मल एयर से कंपेयर करें तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लाइम वाटर का कलर चेंज कर देती है, मतलब नया चीज़ बन जाता है पूरा। तो बेसिकली वहाँ पर आपको कलर चेंज ऑब्जर्व होता है कि ट्रांसपेरेंट से वो मिल्की हो जाता है। तो यही चीज़ वो फाइंड आउट करना चाह रही होगी। उसको ये लग रहा होगा कि शायद जो बैलून है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो। अगर ऐसा है तो लाइम वाटर वाले टेस्ट ट्यूब से अगर हम अटैच कर दें तो वहाँ से पता चल जाएगा। अगर लाइम वाटर मिल्की हो गया तो मतलब कंफर्म हो जाएगा। तो आंसर में आप लिख देना शी वांट्स टू टेस्ट वेदर द गैस प्रोड्यूस इज कार्बन डाइऑक्साइड। वो ये टेस्ट करना चाहती है कि जो गैस प्रोड्यूस हुई क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इफ द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ CO2। अगर लाइम वाटर मिल्की हो गया तो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि जो बैलून के अंदर गैस फिल हुई थी वो कार्बन डाइऑक्साइड है। बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद लाइम वाटर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है जो कि व्हाइट कलर का होता है, यानी मिल्की कलर का होता है। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, अ फार्मर वॉज प्लांटिंग व्हीट क्रॉप्स इन हिज फील्ड। अब एक किसान है वो अपने खेत में व्हीट क्रॉप को प्लांट कर रहा है, यानी गेहूं का पेड़ लगा रहा है। ही एडेड नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर टू द सॉइल टू गेट अ गुड यील्ड ऑफ क्रॉप्स। उसने क्या किया, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर सॉइल में डाल दिया, मतलब ऐसा फर्टिलाइजर जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन के अमाउंट को बढ़ा दे। क्योंकि देखो व्हीट को ग्रो होने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी सॉइल में कम रहा होगा, तो उसने सोचा बाहर से हम फर्टिलाइज़र डाल दें जिससे नाइट्रोजन की जो कमी है वो पूरी हो जाए, जिससे उसकी जो फसल है, जो गेहूँ वो उगाना चाह रहा है, वो अच्छे से ग्रो हो सके। इन द नेबरिंग फील्ड एनदर फार्मर वॉज ग्रोइंग बीन क्रॉप्स। अब पड़ोस में ही एक और फार्मर है, वो क्या कर रहा है, बीन क्रॉप को ग्रो कर रहा है। बट शी प्रिफर नॉट टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू गेट हेल्दी क्रॉप्स। लेकिन उसने ये प्रिफर किया कि भाई हम जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर उसको नहीं डालेंगे ताकि हमको हेल्दी क्रॉप्स मिल सके। कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न? क्या आप रीज़न सोच सकते हो कि वो फार्मर जो वीट ग्रो कर रहा है वो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर डाल रहा है, वहीं बीन ग्रो करने वाला जो फार्मर है वो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर नहीं डाल रहा है। तो देखो बात ये है ना, जैसे वीट का मैंने आपको बता दिया कि ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत है, सॉइल में कम रहा होगा तो बाहर से डाल दिया। अब जो बीन क्रॉप्स होते हैं ना, उनकी रूट में एक ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इसको हम राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ये सारा चीज़ें मैंने डिटेल में चैप्टर में पढ़ाई है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में बेसिकली ये होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको प्लांट को यूज़ करने लायक बना देते हैं। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में वैसे तो नाइट्रोजन है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही है, नाइट्रोजन गैस, लेकिन उसको डायरेक्टली प्लांट यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आप आलू की सब्ज़ी खाते हो, लेकिन आपको मैं कच्ची आलू दे दूँ तब आप नहीं खाओगे, आप कहोगे सब्ज़ी खाते हैं लेकिन ऐसे कच्ची थोड़ी ना खाएंगे। इसी तरह से प्लांट का भी है
कि प्लांट्स को जो नाइट्रोजन चाहिए वो नाइट्रेट और नाइट्राइट्स के फॉर्म में चाहिए, तो उस फॉर्म में ये बैक्टीरिया बना देते हैं, तो अलग से फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आंसर में ये लिख देना, रीजन फॉर डिफरेंट फार्मिंग मेथड्स। पहली बात क्या है, द फार्मर ग्रोइंग व्हीट एड्स नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बिकॉज व्हीट नीड्स नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल फॉर गुड ग्रोथ। जो फार्मर व्हीट ग्रो कर रहा है वो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इसलिए ऐड कर रहा है क्योंकि व्हीट को नाइट्रोजन की जरूरत है, और वो कहाँ से लेगा, सॉइल से लेगा, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। द फार्मर ग्रोइंग बीन्स डज नॉट ऐड नाइट्रोजन बिकॉज बीन प्लांट्स हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। वो फार्मर जो बीन्स ग्रो कर रहा है उसको नाइट्रोजन को ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बीन प्लांट्स हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, जिसको हम राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। इन द रूट नोड्यूल्स, यानी इसकी जड़ जो होती है ना, उसमें ऐसे ऐसे गांठ टाइप का बना होता है, उसी में ये बैक्टीरिया होते हैं। दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म, सो एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर इज नॉट नीडेड। तो ये जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको यूज करने लायक फॉर्म में बदल देते हैं, तो एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, स्नेहल डग 2 पिट्स ए एंड बी। तो स्नेहल ने 2 पिट्स यानी 2 गड्ढे खोद दिए, एक का नाम रख दिया ए, दूसरे का नाम रख दिया बी। इन पिट ए शी पुट फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स एंड मिक्सड इट विद ड्राई लीव्स। ए वाले गड्ढे में उसने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के छिलके डाल दिए, साथ में ड्राइड लीव्स भी डाल दी, सूखी पत्ती भी डाल दी। पिट बी के अंदर शी डम्प्ड द सेम काइंड ऑफ वेस्ट विदाउट मिक्सिंग इट विद ड्राइड लीव्स। अब बी वाले में भी वही चीज़ें रखी, मतलब वही फ्रूट और वेजिटेबल के छिलके डाले, लेकिन इस बार ड्राइड लीव्स इसके अंदर मिक्स नहीं की। शी कवर्ड बोथ द पिट्स विद सॉइल एंड ऑब्जर्व आफ्टर 3 वीक्स। अब दोनों ही गड्ढे को उसने मिट्टी से ढक दिया। वॉट शी इज ट्राइंग टू टेस्ट, अब वो क्या टेस्ट करना चाह रही है। देखो, दोनों गड्ढे के अंदर फ्रूट और वेजिटेबल के छिलके तो है ही, बस ए वाले में सूखी पत्ती भी डाल दी, बी वाले में सूखी पत्ती नहीं डाली। 3 हफ्ते तक मिट्टी से उसको ढक के ऐसे रख दिया। अब आप ये बताओ कि वो टेस्ट क्या करना चाह रही है। स्नेहल इज ट्राइंग टू टेस्ट द रोल ऑफ ड्राई लीव्स। देखो, दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है, ड्राई लीव्स का है ना। एक में सूखी पत्ती डाली, दूसरे में नहीं डाली, तो मतलब ड्राई लीव्स से ही रिलेटेड कुछ चीज़ें टेस्ट करनी होंगी। शी इज ट्राइंग टू टेस्ट द रोल ऑफ ड्राई लीव्स इन द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग। तो ये जो काम किया जा रहा है, मिट्टी के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल के छिलके दबाए जा रहे हैं, इसी को कंपोस्टिंग कहते हैं। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो वो ड्राई लीव्स का रोल देखना चाह रही है कि ड्राई लीव्स से क्या फर्क पड़ता है कंपोस्टिंग वाले प्रोसेस पे। ड्राई लीव्स हेल्प्स इन प्रॉपर एरेशन एंड मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन विच स्पीड्स अप डिकम्पोजिशन। अब जो ड्राई लीव्स है, देखो आपको क्या रिजल्ट है ये नहीं बताना, सिंपली बताना कि क्या वो टेस्ट करना चाह रही है। अब जो ड्राई लीव्स है ना, उसकी वजह से प्रॉपर एरेशन हो पाता है, मतलब एयर का सप्लाई अच्छे से हो पाता है, और ये कार्बन नाइट्रोजन में बैलेंस भी बना के रखता है, जिसकी वजह से जो डिकम्पोजिशन है, यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल के जो छिलके हैं उसका जो गलना और सड़ना हुआ वो तेज़ हो जाता है। गलेगा सड़ेगा तभी वो कंपोस्ट में बदलेगा कि नहीं, तो ये तेज़ हो जाता है। आफ्टर 3 वीक्स पिट ए वुड शो बेटर एंड फास्टर कंपोस्ट फॉर्मेशन देन पिट बी। तो 3 हफ्ते के बाद ए वाला पिट, जिसके अंदर सूखी पत्ती डाली गई थी, उसमें बेटर और फास्ट कंपोस्ट फॉर्मेशन देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू बी। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। फर्स्ट वाला है, आई लिव इन एवरी काइंड ऑफ एनवायरमेंट एंड इन साइड योर गट। मैं हर तरीके के एनवायरमेंट में रहता हूँ, यहाँ तक कि आपके पेट में भी। तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये कौन है, बैक्टीरिया है। अब सेकंड वाला देखो, आई मेक ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड फ्लफी। ब्रेड और केक्स को सॉफ्ट और फ्लफी बनाने के लिए उसमें यीस्ट डाला जाता है, तो मतलब ये काम यीस्ट का है। थर्ड वाला है, आई लिव इन रूट्स ऑफ पल्स क्रॉप्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फॉर देयर ग्रोथ। मैं पल्स क्रॉप्स, जो दाल वाले क्रॉप्स होते हैं, उनकी रूट्स में रहता हूँ और उनको न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता हूँ। तो जो पल्स क्रॉप्स होते हैं उनकी रूट्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। तो फर्स्ट का आंसर बैक्टीरिया, सेकंड का यीस्ट, थर्ड का राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, डिवाइस एंड एक्सपेरिमेंट। आपको एक एक्सपेरिमेंट डिवाइस करना है, मतलब उसका प्लान करना है कैसे वो एक्सपेरिमेंट होगा। किस बारे में एक्सपेरिमेंट? टू टेस्ट दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नीड ऑप्टिमल टेम्परेचर, एयर एंड मॉइस्चर फॉर देयर ग्रोथ। तो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर बेसिकली आपको ये टेस्ट करना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऑप्टिमल टेम्परेचर, एयर और मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए। अब देखो, हमको एक्सपेरिमेंट का पूरा प्रोसीजर बताना है, इसलिए आंसर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन मेन चीज़ है आपका समझना। आपने आंसर समझ लिया कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो आप अपने से बना के आंसर लिख लोगे। देखो, जब कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है कि भाई ये चीज़ है वो इन चीज़ों पे डिपेंड करती है, आप प्रूव करो, या हमको टेस्ट करना हो कि ये जो चीज़ है वो इन चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो हम क्या करते हैं, एक बार तो वो तीनों कंडीशन दे देते हैं कि ऑप्टिमल टेम्परेचर, यानी जिस तरह का टेम्परेचर उसको चाहिए, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए वार्म टेम्परेचर चाहिए तो वो दे देते हैं। एयर की ज़रूरत है तो एयर सप्लाई कर देते हैं, मॉइस्चर भी प्रोवाइड कर देते हैं।
फिर उसके बाद एक कंडीशन में हम ये करते हैं कि एक एक चीज़ रिमूव करते चले जाते हैं। जैसे एक सैंपल हमने लिया, वहाँ पर ऑप्टिमल टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया, एयर प्रोवाइड कर दिया, लेकिन मॉइस्चर नहीं दिया। फिर एक कंडीशन हम बनाएंगे जहाँ पर ऑप्टिमल टेम्परेचर तो दे दिया लेकिन एयर की सप्लाई नहीं दी, मॉइस्चर दे दिया। फिर एक सिचुएशन बनाएंगे जहाँ पर ऑप्टिमल टेम्परेचर हम नहीं दे रहे हैं लेकिन एयर और मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी हर बार आप देख रहे हो, एक बार तो सब कुछ दे दिया और बाकी 3 में एक एक चीज़ें हम हटाते जा रहे हैं। तो उससे हमको ये पता चल जाएगा कि ये चीज़ जो हम हटा रहे हैं उससे कोई इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं। अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो उसके रहने और ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मॉइस्चर का कोई रोल नहीं है तो आप देखोगे जब तीनों चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो, और जब मॉइस्चर हम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी वैसा ही हमको दिख रहा है, तो हम कहेंगे मॉइस्चर का कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर इस फर्स्ट और सेकंड में आप देखो तो सिर्फ मॉइस्चर का ही डिफरेंस आ रहा है कि फर्स्ट केस में मॉइस्चर हम दे रहे हैं, सेकंड में नहीं दे रहे हैं। बाकी टेम्परेचर और एयर तो दोनों में ही है, सिर्फ मॉइस्चर का डिफरेंस है ना। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में हमको डिफरेंस मिलता है, इसका मतलब मॉइस्चर का कोई रोल है। तो इस तरह से टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहली चीज एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है, यानी एक्सपेरिमेंट हम कर क्यों रहे हैं। तो आप लिख देना ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड एयर अवेलेबिलिटी ऑन मोल्ड ग्रोथ। यहां पर हम क्या करेंगे, ब्रेड लेंगे और ब्रेड के अंदर जो ब्रेड मोल्ड है, एक तरह का फंगस है, वो ग्रो होता है। तो उसको ऑब्जर्व करेंगे कि अलग अलग हमने ब्रेड का सैंपल ले लिया, किस केस के अंदर जो मोल्ड है यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो हुआ, कहाँ पर ग्रो नहीं हुआ, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, ये देखेंगे। अब अगली चीज़ क्या होगी भाई, एक्सपेरिमेंट करना है तो कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। तो फिर आपको लिखना है मटीरियल रिक्वायर्ड, 4 स्लाइसेस ऑफ फ्रेश ब्रेड, 4 ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग्स, वाटर। ये 3 चीज़ें आपको चाहिए होंगी। अब बात कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर की, एक्सपेरिमेंट होगा कैसे। फर्स्ट स्टेप है लेबल बैग्स ABCD। जो हमने ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग लिया है उसमें लेबलिंग कर देंगे ABCD। In bag A, slightly moist a bread slice with water. Place it in a bag, leave it unsealed and keep it in a warm place. बैग ए के अंदर हम क्या करेंगे, जो ब्रेड स्लाइस है उसको मॉइस्ट कर देंगे, यानी मॉइस्चर हम दे रहे हैं। फिर उसको बैग के अंदर रख देंगे, लेकिन जो बैग है उसको क्या करना है, लीव इट अनसील्ड, खुला ही रखना है। खुला रखोगे तो मतलब एयर की सप्लाई हो रही है, तो एयर भी हम दे रहे हैं और उसको हम वार्म प्लेस पे रख रहे हैं, यानी जो ऑप्टिमल टेम्परेचर है वो भी दे रहे हैं। तो बैग ए की कहानी ये हो गई। अब बैग बी के अंदर क्या कर रहे हैं, स्लाइटली मॉइस्ट अ ब्रेड स्लाइस, यहाँ भी मॉइस्चर हम दे रहे हैं। प्लेस इट इन अ बैग, लीव इट अनसील्ड, यहाँ भी जो बैग है वो अनसील्ड है, मतलब खुला हुआ है, तो एयर इसके अंदर जाएगी। एंड पुट इट इन द रेफ्रिजरेटर, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बैग बी को रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दे रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए तो वार्म क्लाइमेट चाहिए, रेफ्रिजरेटर में रख दोगे तो टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ऑप्टिमल टेम्परेचर हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। बैग सी में देखो, यहाँ पर हम ड्राई स्लाइस का यूज़ कर रहे हैं, मतलब मॉइस्चर नहीं दे रहे हैं। मॉइस्चर मतलब नमी, पानी डालते हैं तो मॉइस्चर हो जाता है, नमी हो जाती है, तो वो हम नहीं दे रहे हैं, ड्राई स्लाइस ले रहे हैं। बैग के अंदर रख दे रहे हैं, ये भी अनसील्ड है, मतलब एयर इसके अंदर जाएगी। उसी सेम वार्म एरिया में रखेंगे जैसा कि ए को रखा था, यानी ऑप्टिमल टेम्परेचर इसको मिलेगा, सिर्फ मॉइस्चर नहीं मिलेगा। अब बैग डी की बात कर लें तो इसको हम मॉइस्ट करेंगे, यानी मॉइस्चर दे रहे हैं। बैग के अंदर रखेंगे, सील इट, इस बार हम सील कर रहे हैं टाइटली टू रिस्ट्रिक्ट एयर फ्लो, ताकि एयर ना आ सके, तो एयर इस बार हम नहीं दे रहे हैं। और टेम्परेचर मतलब वही जगह रखेंगे जहाँ पर ए को रखा था, तो टेम्परेचर हम इसको ऑप्टिमल टेम्परेचर दे रहे हैं। अब ये तो प्रोसीजर हो गया। अब आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, ऑब्जर्वेशन मिलेगा। तो आप लिखोगे ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व द ब्रेड स्लाइस डेली फॉर 3 to 5 days टू ऑब्जर्व द मोल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ। अब डेली आपको ब्रेड स्लाइसेस को देखना है 3 से 5 दिन तक और ग्रोथ को ऑब्जर्व करो। तो बैग ए के अंदर हमने क्या दिया है, वार्म यानी टेम्परेचर दिया है, मॉइस्चर भी दिया है, एयर भी दिया है, तो यहाँ पर हाईएस्ट ग्रोथ हमको मोल्ड की देखने को मिलेगी। वहीं बैग बी के अंदर हमने ऑप्टिमल टेम्परेचर नहीं दिया, यानी कोल्ड एटमॉस्फेयर है, क्योंकि उसको रेफ्रिजरेटर में रखा था। बाकी मॉइस्चर और एयर हमने दिया, तो हमने ये देखा है लिटिल टू नो ग्रोथ, बहुत कम या फिर ना के बराबर ग्रोथ हमको देखने को मिली। बैग सी जिसके अंदर वार्म टेम्परेचर हमने दिया लेकिन ड्राई था, जो स्लाइस हमने ली थी, एयर भी सप्लाई कर दिया, यहाँ भी बहुत कम ग्रोथ देखने को मिलेगी। वहीं बैग डी की बात कर लें तो वार्म टेम्परेचर था, मॉइस्चर भी था, लेकिन एयर हमने नहीं दी, तो यहाँ भी लिमिटेड और मिनिमल ग्रोथ, बहुत कम या ना के बराबर ग्रोथ हमको देखने को मिली। अब ये तो हमने ऑब्जर्व कर लिया। अब हम बताएंगे ना कि भाई इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये बात समझ में आई, तो फिर आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको ये लिखना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एन ऑप्टिमल टेम्परेचर, यानी वार्म टेम्परेचर चाहिए, मॉइस्चर चाहिए और एयर चाहिए टू थ्राइव, यानी फलने फूलने के लिए, ग्रो करने के लिए, ये तीनों चाहिए। रिमूविंग एनी ऑफ दीज कंडीशन बाई कूलिंग, ड्राइंग और सीलिंग। अब इसमें से किसी एक कंडीशन को भी आप हटा दोगे, जैसे आपने ठंडा कर दिया, या फिर स्लाइस को आपने ड्राई रखा, या फिर आपने सील कर दिया
ताकि एयर ना जा पाए। तो इससे क्या होगा, स्लोज और स्टॉप द ग्रोथ, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है वो धीरे हो जाएगी या रुक जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, टेक 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। ब्रेड की 2 स्लाइसेस आपको ले लेनी है। पुट 1 स्लाइस इन प्लेट नियर द सिंक। एक स्लाइस को आप प्लेट में रखो और उसको सिंक के करीब यानी बेसिन के करीब जहाँ पानी वगैरह की सप्लाई हो। प्लेस द अदर स्लाइस इन द रेफ्रिजरेटर, और दूसरे को आपको रेफ्रिजरेटर के अंदर बंद करके रख देना है। कंपेयर आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद कंपेयर करो। नोट योर ऑब्जर्वेशन, गिव रीजन फॉर योर ऑब्जर्वेशन। आपको क्या ऑब्जर्व होगा ये बताना है और रीजन भी बताना है कि जो चीज़ आपने ऑब्जर्व की उसके पीछे का रीजन क्या है। तो ऑब्जर्वेशन की अगर बात करें, आफ्टर 3 डेज द ब्रेड स्लाइस केप्ट नियर द सिंक डेवलप्स फंगल ग्रोथ विद ब्लैक और ग्रीन पैचेस। 3 दिन बाद आप ये देखोगे कि वो ब्रेड स्लाइस जो आपने सिंक के करीब, बेसिन के करीब रखा था, वहाँ पर फंगल ग्रोथ हो गई है, फंगस वगैरह ग्रो हो गए हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये जैसे ब्रेड का पीस है तो ऐसे ग्रे कलर का या ब्लैक कलर का या ग्रीनिश कलर का आपको धब्बे देखने को मिलेंगे। वहीं वो ब्रेड स्लाइस जो कि रेफ्रिजरेटर के अंदर आपने रखा था, वहाँ पर बहुत कम या ना के बराबर ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये तो ऑब्जर्वेशन हो गया, ये चीज़ आपको दिखेगी। इसका रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है, द एरिया नियर द सिंक प्रोवाइड्स वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन। भाई सिंक के करीब थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर रहता है, मतलब फ्रिज के बाहर है थोड़ी गर्मी रहती है, और सिंक के करीब क्या है, मॉइस्चर भी रहता है, पानी वगैरह पड़ता रहता है। विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए यही चीज़ें तो चाहिए कि वार्म क्लाइमेट हो, मॉइस्चर हो। इन कंट्रास्ट द लो टेम्परेचर इन द रेफ्रिजरेटर स्लोज डाउन द एक्टिविटी एंड रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वहीं रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो रिप्रोडक्शन है, उनकी जो ग्रोथ है वो धीरे हो जाती है। इसकी वजह से या तो ग्रोथ प्रिवेंट हो जाती है, रुक जाती है, या फिर डिले हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स दैट व्हेन कर्ड इज लेफ्ट आउट फॉर अ डे इट बिकम्स मोर सॉर। एक स्टूडेंट को यह ऑब्जर्व हुआ कि जब दही को एक दिन के लिए हम बाहर रख देते हैं, मतलब फ्रिज में रखे, फ्रिज के बाहर रख दें, तो वो और खट्टी हो जाती है। मतलब वैसे तो दही के अंदर थोड़ा खट्टापन रहता है, लेकिन एक दिन के लिए अगर आप बाहर रख दोगे तो वो और खट्टी हो जाएगी। वॉट कैन बी 2 पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। अब इस ऑब्जर्वेशन के 2 पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या हो सकते हैं, मतलब क्या रीजन हो सकता है। तो पहले रीजन की बात कर ले, व्हेन कर्ड इज लेफ्ट आउट फॉर अ डे, जब दही को एक दिन के लिए हम बाहर रखते हैं तो क्या होता है, इट बिकम्स मोर सॉर ड्यू टू द कॉन्टिन्यूड एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। देखो दही जो जमती है ना, वो एक बैक्टीरिया की वजह से बनती है, जिसको हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है, कन्वर्ट लैक्टोज यानी मिल्क शुगर, मिल्क के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है, जो मिठास होती है, उसको ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। एज टाइम पासेस मोर लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इंक्रीजिंग द सोरनेस ऑफ द कर्ड। अब ये आपने कंटेनर में दही रख दी, इसके अंदर ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट है। एक दिन के लिए बाहर रख दोगे तो उसको और टाइम मिल जाएगा। भाई ये बैक्टीरिया कर क्या रहा है, जो लैक्टोज है यानी मिल्क का जो शुगर है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता चला जाएगा, और जो लैक्टिक एसिड है उसी की वजह से दही में खट्टापन आता है। तो जितना ज़्यादा टाइम उसको मिलेगा, एक दिन का पूरा टाइम मिल गया, तो उसमें उसने और लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल दिया, जिसकी वजह से दही जो है वो और खट्टी हो गई, क्योंकि लैक्टिक एसिड और आ गया उसके अंदर। एक रीज़न तो ये है। दूसरे एक्सप्लेनेशन की बात कर ले, इफ़ द कर्ड इज केप्ट इन वार्म प्लेस द बैक्टीरिया मल्टीप्लाई फास्टर विच फर्दर इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एसिड एंड मेक्स द कर्ड मोर सॉर। अब देखो दही को हमने बाहर रखा ना, मतलब फ्रिज में नहीं रखा, और बाहर क्या होता है, वार्म क्लाइमेट होता है, थोड़ी गर्मी रहती है, और बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए ऐसा ही एटमॉस्फेयर तो चाहिए। तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, और ज़्यादा बैक्टीरिया आ जाएंगे, और ज़्यादा बैक्टीरिया मतलब और ज़्यादा एसिड बनाएंगे, और ज़्यादा एसिड मतलब और ज़्यादा खट्टापन। ये है रीज़न। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, ऑब्जर्व द सेटअप इन फिगर 2.15 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक सेटअप बना है, इसमें आप देख सकते हो ये कोनिकल फ्लास्क है, इसके अंदर क्या है, वार्म शुगर सोल्यूशन प्लस यीस्ट। शुगर सोल्यूशन लिया गया है जो कि वार्म है, थोड़ा सा उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब गर्म है, उसी में यीस्ट डाल दिया गया है। फिर कॉर्क से इसको क्लोज कर दिया गया है, डिलीवरी ट्यूब को अटैच कर दिया गया है, जो कि आके सीधे यहाँ पर टेस्ट ट्यूब से कनेक्ट हो रहा है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर है लाइम वाटर। तो ये पूरा सेटअप है। अब इसमें फर्स्ट पार्ट है, व्हाट हैपेंस टू द शुगर सोल्यूशन इन फ्लास्क ए। फ्लास्क ए के अंदर जो शुगर सोल्यूशन है उसके साथ क्या होगा। तो शुगर सोल्यूशन में हमने यीस्ट डाल दिया है, तो यीस्ट क्या करेगा, शुगर सोल्यूशन का फर्मेंटेशन करेगा, यानी शुगर सोल्यूशन के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट है उसको ये अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। तो इसी को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। तो यही लिख देना, द यीस्ट फर्मेंट्स द शुगर
इन द वार्म सोल्यूशन प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द टेस्ट ट्यूब बी आफ्टर 4 आवर्स। 4 घंटे के बाद टेस्ट ट्यूब बी में आपको क्या ऑब्जर्व होगा। व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंस, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ। अब देखो होगा ये कि शुगर की फर्मेंटेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई फ्लास्क ए के अंदर, वो इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू होते हुए आ जाएगी टेस्ट ट्यूब बी के अंदर। और टेस्ट ट्यूब बी के अंदर हमने लाइम वाटर लिया है, यानी लाइम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलेंगे, जिसकी वजह से जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा, मतलब व्हाइट कलर का हो जाएगा। तो ऑब्जर्व ये होगा कि जो लाइम वाटर है टेस्ट ट्यूब बी के अंदर वो मिल्की हो जाएगा। क्यों हुआ इसका रीजन भी आपको बताना है। दिस हैपेंस बिकॉज CO2 प्रोड्यूस्ड इन फ्लास्क ए travels through the delivery tube into flask B and reacts with lime water, confirming the presence of carbon dioxide। तो ये मैंने आपको रीजन बता ही दिया। इसमें थर्ड वाला क्वेश्चन है, what would happen if yeast was not added in flask A। अगर फ्लास्क ए में हम यीस्ट ना ऐड करते तो क्या होता। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ना होती, लाइम वाटर मिल्की ना होता, सिंपल सी बात। फर्मेंटेशन वुड नॉट अकर, फर्मेंटेशन ही ना होता तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ना होती, जिसकी वजह से जो लाइम वाटर है वो क्लियर रहता, मतलब ट्रांसपेरेंट रहता, वो मिल्की ना होता। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है। तो इससे ये होगा कि जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। स्क्रीन पे आपको थर्ड चैप्टर की वीडियो का ऑप्शन आ रहा होगा, क्लिक करके आप वॉच कर सकते हो।